हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। बहुत-बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विज्ञान का एक वायरल पेपर जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका कोड है 824 आईजे। यहाँ आपको अपना अनुक्रमांक भर लेना है और यहाँ पे आपको अपना नाम भर लेना है। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसा कि दिया गया है, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है और इसका जो पूर्णांक होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 70 अंक। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश 1 जो दिया है, उसमें कह रहा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि कह रहा है कि जो आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिल रहा है, उसमें से 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएँगे। 3 घंटे में आपको अपना पूरा पेपर कर लेना है। मेरे बताए गए अनुसार अगर स्टूडेंट्स आप अपना पेपर को हल करते हैं, तो आप 2 घंटा 40 मिनट में पूरा का पूरा पेपर हल कर लेंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने एग्ज़ाम में 70 में 70 नंबर लाने हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना है स्टूडेंट्स। आपको इसमें वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाएँगे। स्टूडेंट्स, आगे जो कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड अ और खंड ब में क्या है? विभाजित है। कह रहा है कि इसके 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है, उसको कह रहा है कि 3 उपभागों में उसने विभाजित किया है। 1, 2 और 3, 3 उपभागों जो में उसको विभाजित किया है। और कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। आपके खंड अ में जितने भी प्रश्न होंगे, वो बहुविकल्पी होंगे स्टूडेंट्स। और उनमें क्या करना है आपको कि सही ऑप्शन 4 ऑप्शन हर क्वेश्चन के दिए रहेंगे, उसमें से जो ऑप्शन आपका सही रहेगा, उस पे आप टिक करेंगे। आपको एक 20 क्वेश्चनों की ओएमआर शीट मिलेगी। उस ओएमआर शीट पर आपको नीले या काले बॉल पेन से स्टूडेंट्स, आपको और कोई पेन नहीं यूज़ करना है, आपको बॉल पेन यूज़ करना है। उस पेन से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, उस गोले को अच्छी तरीके से रगेंगे। अगला कह रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि खंड अ जो है, आपका 20 क्वेश्चन का है और 20 क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर आपको मिलने हैं। आपके सही ऑप्शन को हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही ऑप्शन को आपको क्या करना है, टिक करना है। कह रहा है कि खंड ब जो है, वो वर्णनात्मक है, यानी कि खंड ब को आपको क्या करना है, हल करना है, उसका उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक क्या कर दिए गए हैं स्टूडेंट्स, निर्धारित किए गएँगे। हर क्वेश्चन के सामने आपको उसका अंक मिलेगा कि वह प्रश्न कितने अंक का है। कह रहा है कि खंड ब प्रत्येक उपभागों के सभी प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग एक नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाएगा। अर्थात कह रहा है कि खंड ब जो है, उसमें उपभागों में वो दिया है और प्रत्येक उपभाग में जितने क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, हल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए नोटिफ़िकेशन को ऑन करें। जब भी मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आइए स्टूडेंट्स, आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके विज्ञान में पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने परीक्षा में 70 अंक लाने हैं, तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है स्टूडेंट्स। जैसा कि क्वेश्चन 1 कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। आइए इसके ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरा कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच और चौथा कह रहा है कहीं भी बन सकता है। वह वस्तु की स्थिति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है, उसको आपको चूज़ करना है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी सही है। और कैसे सही है? आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको इसकी स्थिति को अच्छे से क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करके स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने इसका फिगर बना लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उसका जो धँसा हुआ सिरा होता है, वो कालिक होता है और उसके उभरे हुए सिरे से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी है, जैसे कि ये वस्तु यहाँ रखी है
अनंत पे रखी है। तो जो कोई भी वस्तु अनंत पे रखी होती है, उसका जो प्रकाश आता है दर्पण पे पड़ता है, वो क्या होता है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ता है। और दर्पण का यह नियम है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रकाश अगर उसके मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ता है, वो उसके फोकस से होके क्या करता है, गुजरता है। तो इसका जो प्रकाश आ रहा है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है और ये इसे फोकस पे क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि परावर्तक होके इस दिशा में चला जा रहा है। अगर इसको हम इधर बढ़ाते हैं, तो ये पता चलता है कि फोकस दूरी पे हमारा क्या है, मिल रहा है। अर्थात जो अगर उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखी होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है फोकस पे। और आप देख सकते हैं कि एक बिंदुनुमा बन रहा है, अर्थात वस्तु कितनी भी बड़ी हो, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटे साइज़ में बनेगा और बनेगा वो आभासी, क्योंकि यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका प्रकाश मिल नहीं रहा है स्टूडेंट्स, मिलता हुआ आपको क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। चूँकि ये सीधा बन रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति स्टूडेंट्स कैसी हो जाएगी, आभासी आभासी बनेगी आपकी, उल्टा सीधा बनेगा। सीधा बनेगा आपका, साथ के वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और किस साइड बन रहा है? दर्पण के विपरीत दिशा में बन रहा है, दूसरी दिशा में। दूसरी दिशा में बन रहा है। अर्थात अगर उत्तल दर्पण में कोई वस्तु अनंत में रखी होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के फोकस पे बनता है। वो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति होती है कि वस्तु आभासी बनता है, हमें बनता हुआ प्रतीत होता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है तथा दर्पण की दूसरी दिशा में बनता है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार अगर हम इस दूसरे फिगर को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इस दूसरे फिगर में है कि अगर वस्तु को आप अनंत से इसके ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, इसके ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, तो एक इसका प्रकाश क्या जाएगा, इसके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, जो फोकस से होके क्या होगा, गुजर जाएगा। दूसरा क्या होगा, इसके वक्रता केंद्र से, इसके वक्रता केंद्र से गुजरेगा और वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो स्टूडेंट देख रहे हैं, यहाँ हमने 2 इमेज ली है, 2 वस्तु को रखा है। एक वस्तु को रखा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में और एक वस्तु को रखा है इसके अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में। तो स्टूडेंट्स हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी जो प्रतिबिंब जो इसका बन रहा है, वो फोकस और इसके ध्रुव के बीच में ही बन रहा है। फोकस से इसका प्रतिबिंब क्या वक्रता त्रिज्या की तरफ नहीं बढ़ रहा है, इसके ध्रुव की तरफ इधर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। अर्थात उत्तल दर्पण में वस्तु को आप कहीं भी रख देंगे स्टूडेंट्स, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और उसके ध्रुव के बीच में ही बनेगा। तो आइए आपके ऑप्शन को देखते हैं। जैसा कि आपका ऑप्शन दिया था कि ध्रुव तथा फोकस के बीच, तो आप इमेज में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका ये ध्रुव है और ये है फोकस। इन्हीं के बीच में वो क्या बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ के इमेज में क्या बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। अर्थात फोकस से आगे नहीं जा रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अर्थात उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखी हो, उसकी स्थिति इसी प्रकार बनेगी। वस्तु का इमेज जो है वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा तथा दर्पण की दूसरी दिशा में बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती है, तो वह क्या कहलाती है? स्टूडेंट्स आपने प्रकाश चैप्टर बखूबी से पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ एक ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला ऑप्शन है इसका, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है और चौथा है पार्षद पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। स्टूडेंट जो इसका आंसर होगा वो होगा पहला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। आइए आपको इससे समझाते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जैसा कि ये फिगर है, ये हमारा सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। प्रकाश के अपवर्तन का स्टूडेंट्स ये नियम है कि जब भी प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसके अविलंब से क्या होती है स्टूडेंट्स, हट जाती है। और इसी के विपरीत जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो अविलंब के क्या होती है स्टूडेंट्स, करीब हो जाती है। ये प्रकाश के परावर्तन का क्या है, नियम है। और आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन मिल रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तभी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अविलंब की तरफ क्या होती है,
अविलंब से दूर हट जाती है, अर्थात वह सघन माध्यम से किस माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन पहला जो दे रहा है, कह रहा है 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनेगा। दूसरा आपका कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक, ये थोड़ा मिसटाइप है स्टूडेंट्स, वास्तविक, उल्टा वस्तु के आकार का। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वस्तु से दूसरी ओर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का। चौथा कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वस्तु की ओर आभासी, सीधा वस्तु के आकार का। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करके बताते हैं और आपको एक डिटेल ओवरव्यू देते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनेगा इसका, वो कैसा बनेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको समझाने के लिए मैंने एक फिगर बना लिया है। स्टूडेंट्स, ये है उत्तल लेंस आपका और ये इसका फ़ोकस 1 है और ये क्या है 2f1 और कह रहा है कि यहीं वस्तु स्थित है। कह रहा है कि इसका फ़ोकस कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर दिया है। 15 सेंटीमीटर इसका फ़ोकस है और वस्तु को कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अर्थात जब फ़ोकस और वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं और लेंस में देखते हैं कि f जो होता है फ़ोकस 1 और 2f1 इसमें जो अंतर होता है स्टूडेंट्स कि f1 का ही 2 गुना क्या होता है 2f1 होता है। तो हमारा वस्तु 30 सेंटीमीटर पर स्थित है अर्थात यहीं पे क्या है वस्तु 30 सेंटीमीटर 2f1 पे स्थित है। यहाँ से एक प्रकाश चला अक्ष के समानांतर चला और वो क्या होगा कि f2 से होके क्या करेगा गुजरेगा। जब भी प्रकाश इसके समानांतर अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस से होके गुजरेगा। तो फोकस से होके आपका गुजर रहा है। दूसरा हमने इसको ध्रुव से गुजार दिया। दूसरे किरण को हमने ध्रुव से गुजार दिया और ध्रुव से ही ये क्या हो जाएगा? चला जाएगा और ये आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है कहाँ? 2f2 पे। यानी कि 2f2 पे प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है लेंस के दूसरी ओर, दूसरी ओर। लेंस के दूसरी ओर बन रहा है और इसके के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पे 30 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। 2f2 पे बन रहा है अर्थात यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। उल्टा बन रहा है तथा यहाँ हमें क्या इसकी किरण मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। इसकी किरण यहाँ मिल रही है अर्थात वास्तविक बनेगा तथा वस्तु के आकार का बनेगा। वस्तु के आकार का। वस्तु के आकार का। यहाँ पे वस्तु क्या है 2f1 पे है तो इतनी ही दूरी पे जब यहाँ वस्तु है तो इस साइड अगर उतनी ही दूरी पे रहेगी तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर होगा। ये इसकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट प्रकृति हो जाएगी। तो अगर हम देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वास्तविक बन रहा है उल्टा, उल्टा और वस्तु के आकार का। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। अर्थात कह रहा है कि अगर एक प्रिज्म से अगर प्रकाश गुजर रहा है तो उसके आधार से सबसे दूरी स्थित जो रंग है वो कौन सा रंग है? कि जब भी प्रकाश प्रिज्म से होके गुजरता है तो 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है और यहाँ अलग-अलग रंगों की तरंग-दैर्ध्य अलग-अलग होती है और उनका विचलन अलग-अलग होता है। जैसा कि एक ये प्रिज्म है स्टूडेंट्स, हमने प्रिज्म बना दिया और यहाँ से हमने एक प्रकाश को गुजार दिया। यहाँ से हमने प्रकाश को गुजारा तो ये प्रकाश क्या होगा स्टूडेंट्स? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा और एक यहाँ से गुजरेगा और एक ऐसे गुजरेगा, इस तरीके से गुजरेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें बैंगनी रंग क्या होता है? बैंगनी रंग आधार के तल के करीब होता है और रेड यानी लाल रंग जो होता है आधार के करीब से सबसे दूरी पे होता है और आधार से दूरी पे होने के कारण क्या है
इसका विचलन जो होता है, विचलन वो होता है कम और इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है, तरंग दैर्ध्य वो होती है ज़्यादा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा और विचलन होता है कम। वहीं बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है और विचलन इसका ज़्यादा होता है। अगर आपको क्रम वाइज़ सारे रंगों को याद करना हो, तो एक सूत्र होता है विविग्योर। विविग्योर सूत्र होता है। ये आपका हो गया वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी, ये हो गया इंडिगो, जामुनी, ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया येलो, ये हो गया ऑरेंज और ये हो गया रेड। अर्थात जो सबसे पहले आधार के करीब मिलेगा, वो मिलेगा बैंगनी, उसके बाद मिलेगा आपका इंडिगो, जामुनी, उसके बाद मिलेगा आपको नीला ब्लू, उसके बाद मिलेगा हरा ग्रीन, उसके बाद मिलेगा पीला येलो, उसके बाद मिलेगा ऑरेंज और संतरी कलर का और उसके बाद मिलेगा लास्ट में आपको रेड रंग का और ये जो रेड होता है, ये सबसे ऊपर आधार से सबसे ऊपर होगा। इसलिए आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि 5वां क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आप देखेंगे तो इसमें दिया है विद्युत ऊर्जा, आवेश, विद्युत वाहक बल और वैद्युत धारा। इन चारों ऑप्शनों को स्टूडेंट समझ लेते हैं। विद्युत ऊर्जा जो हमारे घरों में बिजली आती है स्टूडेंट्स, वो होती है विद्युत ऊर्जा और इसका जो मात्रक होता है किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है? आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड अर्थात हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है? वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। स्टूडेंट इनको आप याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है और वैद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ओके स्टूडेंट, तो 5वां का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवेश। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक सेल से R1 और R2 दो प्रतिरोधों को एक तार समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। अर्थात कह रहा है कि दो प्रतिरोध है R1 और R2 और दो तारों से समांतर क्रम में क्या कर रहे हैं? जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1 और I2 है, उसमें प्रवाहित धारा I1 और I2 है और प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 और H2 है, तो ऊष्माओं का अनुपात आपसे पूछ रहा है। आइए आपके इस क्वेश्चन को डिटेल से बताते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और किस तरीके से होगा आइए आपको समझाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ दिया है। समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार जोड़ा जाएगा। समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार जोड़ा जाएगा। जब भी समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, उनका जो विभवांतर होता है, वो होता है एक समान। यानी विभवांतर हमारा क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा। मान लीजिए हमारा विभवांतर क्या है? V है। हमारा विभवांतर V है। ओके? उसके बाद आप देखेंगे तो ऊष्मा का जो फ़ॉर्मूला होता है, हीट का H बराबर होता है V इंटू I इंटू T। यहाँ पे V क्या है? इसका विभवांतर है, I इसका क्या है? धारा है और T क्या है? सेकंड है। और पाएँगे कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर I इंटू R होता है और I बराबर हम निकालेंगे तो हो जाएगा V बाई R विभवांतर बटा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? विभवांतर बटा प्रतिरोध। ओके, हीट बराबर हो गया। यहाँ पे हमें क्या कर देना है? I का मान रख देना है। I का मान रख देना है। तो 2 यहाँ पे हीट दिया है, H1 और H2 दिया है। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा? H1 बराबर होगा I का मान हमें यहाँ रख देना है। I का मान हम यहाँ रखते हैं तो V इंटू V बाई R इंटू क्या हो जाएगा? T हो जाएगा और T का मान दिया है प्रति सेकंड 1 सेकंड। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा? V गुणे V बटा R1 इंटू टी का मान क्या है? 1 और H2 बराबर क्या हो जाएगा? H2 बराबर हो जाएगा V गुणे V बटा R2 इंटू 1। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा H1 बटा H2 ठीक है? V स्क्वायर बटा R1 गुणे
R2 बटा V स्क्वायर। V विभवांतर से विभवांतर कट जाएगा, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा H1 बटा H2 बराबर R2 बटा R1। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ऐसे हल करना है। आपके ऑप्शन में दिया है H1 बटा H2 बराबर R2 बटा R1। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो या किसी भी भौतिक राशि का मात्रक कैसे निकालते हैं? तो जैसा कि आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो चुंबकीय जो बल होता है, उसका मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल, इलेक्ट्रिक बल जो होता है, उसका जो मात्रक होता है, वो क्या होता है? F बराबर होता है आपका I इंटू L बी चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा। यहाँ I क्या है? धारा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, L है लंबाई, मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर और B आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ज्ञात करना है। चूँकि साइन थीटा एक सांख्यिकीय मान है, तो इसका मात्रक नहीं होता है। भौतिक राशियों का मात्रक का मान होता है। इस हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, चुंबकीय बल बटा आई एल इंटू साइन थीटा हो जाएगा। इस हिसाब से चुंबकीय बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन और बटा में क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर, अर्थात इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन, मीटर, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी, न्यूटन मीटर न्यूटन बटा न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? उत्तर है। यहाँ जितने यौगिक दिए हैं उनके नामों को जान लेते हैं। तो आपका ये क्या है? एथेन है, C2H6। ये क्या है? एथेन है। ये क्या है आपका? ये है एथिलीन, C2H4 एथिलीन और ये क्या है? C2H8 एसिटिलीन। ये क्या है? एसिटिलीन। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। इनमें आपको सजातीय श्रेणी के बारे में पूछ रहा है। तो सजातीय श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी परीक्षाओं में अब तक लगभग 9 बार पूछ चुका है। 2014 से लेके और 2024 तक ये लगातार क्वेश्चन आया है। यहाँ आपको 1 नंबर में देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि 4 नंबर में आपसे पूछा जाए कि सजातीय श्रेणी के गुण के बताइए। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं? ये सारी चीज़ें सजातीय श्रेणी में आपको मिलेंगी। सजातीय श्रेणी का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। आपको सजातीय श्रेणी पूरा टॉपिक क्या होगा, अच्छे से आप उसको समझ जाएँगे और आपके पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। यहाँ आइए देखते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणियों के गुणों में देखते हैं स्टूडेंट कि उनके गुणों में उनके जब बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं तो उनमें CH2 का क्या मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। CH2 का अंतर देखने को मिलता है। उनके आणविक द्रव्यमान में 14 अणु भार का अंतर देखने को मिलता है। साथ के साथ उनका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र वो कैसा होता है? वो एक समान होता है। अगर किसी एक यौगिक के बारे में हम जान गए तो उसके अन्य समजातीय श्रेणी के उसके अन्य जितने यौगिक रहेंगे उनके गुणों को भी हम जान सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या इसमें CH2 का अंतर है? नहीं, इसमें CH2 का आंसर नहीं है। क्या इसमें CH2 का है? यस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ये जो है वो CnH2n+2 सूत्र को वेरीफाई कर रहा है। आपका मेथेन भी और आपका एथेन भी, दोनों इस सूत्र को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? फॉलो कर रहे हैं। तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, क्या ये फॉलो कर रहा है? नहीं, ये जा रहा है, लेकिन ये क्या है? ये तो प्रकार्यात्मक समूह, इसमें अल्कोहल जुड़ गया, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। आते हैं ऑप्शन डी पे, क्या ये सही है? नहीं स्टूडेंट्स, इनका जो सामान्य सूत्र है, वो भी क्या कर रहा है? मैच नहीं खा रहा है और साथ के साथ इनमें क्या? CH2 का अंतर देखने को नहीं मिला है। हमारे 9वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक
सूत्र बताइए। लेड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र, तो लेड का जो होता है रासायनिक सूत्र वो होता है पीबी। इस पे क्या होता है 2 प्लस, इसका आवेश 2 प्लस होता है और नाइट्रेट की बात करें तो NO3 होता है और इस पे होता है माइनस। इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएँगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा पीबी माइनस हो जाएगा NO3, एक घट जाएगा NO3 और ये एक बढ़ जाएगा ट्वाइस, अर्थात PbNO3 इसका क्या हो जाएगा PbNO3 का ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 11 कह रहा है स्टूडेंट शुद्ध जल का पीएच बताइए। तो शुद्ध जल का पीएच क्या होता है? 7 होता है। पीएच स्केल पे क्या होता है? 7 से 14, 14 तक क्या होते हैं? पीएच स्केल होते हैं 1 से लेके 14 तक। 7 क्या है? उदासीन को दर्शाता है और शुद्ध जल का पीएच होता है 7। अगर 7 से कम रहेगा किसी भी यौगिक किसी भी तत्व का, तो वो हो जाएगा अम्ल, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो हो जाएगा क्षार। स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखिएगा, आपके हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एंटीमनी क्या है? एंटीमनी स्टूडेंट्स एक क्या है? उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। यहाँ ऑप्शन में और जो चार सारी चीज़ें दी हैं, उनको देख लेते हैं। धातु क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो धातु को अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि धातु में क्या होती है? धातु में एक अपनी चमक होती है। धातु क्या होता है कि ताप और विद्युत का सुचालक होता है। इसमें तन्यता देखने को मिलती है, इसमें घातवर्धनीयता देखने को मिलती है। अगर इस पे हम चोट करते हैं, इस पे वार करते हैं तो ये क्या करता है? प्रतिध्वनि में दूसरी ध्वनि हमें सुनाई देता है। तो धातु एक ठोस होती है, साथ के साथ उसमें क्या पाया जाता है कि उसमें एक अपनी खुद की चमक होती है। ताप और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, उसमें तन्यता पाई जाती है, उसमें घातवर्धनीयता होता है और जब उसको चोट करते हैं तो क्या प्रतिध्वनि हमें एक देती है। स्टूडेंट्स बात करें अधातु की, तो अधातु में इसका उल्टा होता है। इसमें ना तो इनकी खुद की अपनी एक चमक होती है, ना ही ये ताप या विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें तन्यता और घातवर्धनीयता के गुण नहीं पाए जाते। वो होते हैं अधातु स्टूडेंट्स। बात करें उपधातु की, तो उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं और इनके ऑप्शन में आपको मिल जाएँगे। एंटीमनी मिल गया, एंटीमनी, आपका बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम। एंटीमनी, बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 4 आपके क्या हो गए? उपधातु। इनमें से कोई न कोई आपके बोर्ड परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए। मिश्र धातु क्या होते हैं? तो ये मिश्र धातु ऐसे धातु होते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के जो गुण होते हैं, उनके मिलाई गई धातुओं के गुण से क्या होते हैं? वो अलग होते हैं। इसमें आपका आ जाएगा इस्पात, इसमें आ जाएगा आपका पीतल, पीतल आपके घर में यूज़ होता होता होगा, काँसा, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? मिश्र धातु हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है और मिश्र धातु क्या है। धातु के अगर उदाहरणों की बात करें तो आपका सोना आ जाएगा, सोना एक धातु है, चाँदी एक धातु है, लोहा एक धातु है, तांबा एक धातु है, पोटेशियम एक धातु है, ये सब क्या है? धातु हैं। साथ के साथ पारा भी एक धातु है स्टूडेंट्स, लेकिन पारा क्या होती है कि कमरे के तापमान पे वो द्रव अवस्था में रहती है, वो ठोस अवस्था में नहीं रहती है। उपधातुओं के अगर उदाहरण की बात करें, तो इसमें आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन, इसमें मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु हैं। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि इस रासायनिक समीकरण को हल करिए। ये स्टूडेंट्स ये होता है आपका एथिल एथेनॉएट, एथिल एथेनॉएट, ये है आपका एथिल एथेनॉइड और ये है स्टूडेंट्स एथेनॉल, एथेनॉल, ये है अल्कोहल है। इसका H2SO4 तेजाब के साथ तेजाब की उपस्थिति में इसकी एथिल एथेनॉइड और एथेनॉल का क्या करा है स्टूडेंट्स? रिएक्शन करा है और इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का किसी एल्कोहल के साथ अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं स्टूडेंट्स, तो इस जो क्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण। और इससे जो स्टूडेंट्स हमें प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त होता है एस्टर। हमें क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? एस्टर प्राप्त होता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड के साथ O और OH प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स HOC2H5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम देखेंगे तो हम पाएँगे एस्टरीकरण में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं और जो बचा उसे हम क्या कर लेते हैं? एक यौगिक बनता है। तो हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स CH3 C डबल बॉन्ड O और CH C2H5। ये स्टूडेंट्स हमारा बन गया एस्टर। ये क्या हो गया? हमारा बन गया एस्टर। कि ऑप्शन में दिया है कि CH3OH नहीं, C2H5OH नहीं, C3 COO C2H। स्टूडेंट्स यही हमें क्या होगा? मिलेगा। यही स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यही क्या एस्टर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स? यहाँ हमारा रहेगा कि CH3 CH2 COOH। स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएँ।